स्टूडेंट, दिस इज़ द डिकोड लॉ और आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हमने कल क्या देखा था वो हम देख लेते हैं। तो हमने देखा था कल सेक्शन 2C, जिसमें हमने देखा था प्रॉमिसर और प्रॉमिसी क्या होता है। उसके बाद में हमने 4 केस लॉ देखे थे। पाल्फर वर्सेस पाल्फर का केस था, और एक था हार्वी वर्सेस फेसे, एक था जनरल ऑफर जिसके रिलेटेड हमने देखा था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकपॉल कंपनी, और लालमय शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का जो केस है वो हमने देखा था कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर के रिगार्डिंग। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं इनविटेशन टू ऑफर, क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर। ये क्या होता है, ठीक है, क्या ये ऑफर के बराबर होता है या कुछ डिफरेंट है। तो ऑफ कोर्स ये इनविटेशन टू ऑफर, क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर ये ऑफर से अलग है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है। ठीक है, तो इनविटेशन टू ऑफर मीन्स आस्किंग द अदर्स टू मेक एन ऑफर. इट इज नॉट अ फाइनल ऑफर, सो एक्सेप्टेंस डज नॉट क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट. ये क्या होता है अब नया, तो इनविटेशन टू ऑफर मतलब कि किसी को इनवाइट करना, सामने वाले पर्सन को इनवाइट करना कि आप आइए और हमें ऑफर दीजिए और हम इसको एक्सेप्ट करेंगे. दिस इज कॉल्ड एज अ इनविटेशन टू ऑफर. क्योंकि ये इनविटेशन टू ऑफर है, सामने वाले व्यक्ति हमें ऑफर कर रहे हैं और हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये इज इक्वल टू ऑफर नहीं होता है. ठीक है, ऑफर का मतलब तो ये होता है कि जैसे कि हमने देखा था सेक्शन 2 क्लोज ए में कि ऑफर जो है वो विलिंगनेस टू द प्रॉमिसर आ रहा है, प्रॉमिसर के इंटेंशन और उसकी विलिंगनेस बता रहा है कि वो कुछ करना या नहीं करना चाहता है, किसको, प्रॉमिसी को बता रहा है और प्रॉमिसी उसको एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है, यही हमने देखा था ना ऑफर में. लेकिन इनविटेशन टू ऑफर मतलब किसी और को इनवाइट करना कि आप आइए और आप हमें ऑफर दीजिए. अब ये कौन से सिनेरियो में आता है जब इनविटेशन टू ऑफर आता है. ये आता है फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी भी शॉप में जा रहे हैं, किसी मार्केट पे जा रहे हैं, कोई भी शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं डिस्प्ले होता है क्लोथ्स का, वेरियस ऑब्जेक्ट्स का, ऑप्टिकल्स का, प्राइसेस के टैग्स होते हैं. वहाँ पे इनवाइट किया जाता है, वहाँ पे क्या किया जाता है, इनवाइट किया जाता है शॉपकीपर के थ्रू कि आप आइए और हमें ऑफर दीजिए, हमने जो प्राइस रखी हुई है. अब आपका मतलब प्रॉमिस, जो सामने वाला पर्सन है वो आता है, वो हमें देता है क्या, ऑफर देता है. किसको, शॉपकीपर को ऑफर देता है और शॉपकीपर उसको एक्सेप्ट करता है, तब वो हो जाता है इनविटेशन टू ऑफर. जैसे कि इस एग्जांपल्स के थ्रू हम पढ़ सकते हैं कि ए शॉप्स डिस्प्ले क्लोज विद द प्राइस टैग. डन. उसके बाद में दिस इज द इनविटेशन टू ऑफर. ठीक है, कस्टमर मेक्स द ऑफर बाय चूजिंग द आइटम. जैसे कि कस्टमर ने कोई आइटम चूज की, अब वो जाएगा शॉपकीपर के पास में और कहेगा कि मुझे आपके आइटम है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे पसंद आया है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, क्या आप इसे बेचना चाहते हैं. दिस काइंड ऑफ द थिंग्स हैपन. ओके, और उसके बाद में जब शॉपकीपर उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, उसको रिजेक्ट भी कर सकता है. अगर शॉपकीपर उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है प्रॉमिस. ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. डन. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, कि किसी और को, सामने वाले पर्सन को इनवाइट करना होता है कि आप आओ और हमें ऑफर दो और हम उसको एक्सेप्ट करेंगे. डन. अब आता है क्रॉस ऑफर. दो कंसेप्ट है, क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर. क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर क्या होता है, क्रॉस ऑफर मतलब वो होता है, और इसमें इसके मीनिंग से हम समझेंगे कि व्हेन टू पार्टीज मेक आइडेंटिकल ऑफर टू ईच अदर एट द सेम टाइम विदाउट नोइंग अबाउट द अदर्स ऑफर, इट इज कॉल्ड अ क्रॉस ऑफर. ये बहुत ट्रिकी है, क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर समझना बहुत ट्रिकी है, लेकिन मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ. आई होप आपको समझ में आ जाए. जो क्रॉस ऑफर होता है ना, जब दो पार्टीज होती है एक ही साथ में एक दूसरे को ऑफर कर रही होती है, लेकिन उनको पता नहीं होता है एक दूसरे के ऑफर के बारे में, तब क्रॉस ऑफर हो जाती है. ठीक है, और जब क्रॉस ऑफर होती है ना, तब कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होता है. अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और आपको, आई होप आपको सबको समझ में आ जाएगा. जैसे कि क्रॉस ऑफर में अगर हम देखें, ए राइट्स अ लेटर टू बी ऑन 1st January एंड he said that I will sell my bike to you for a 50,000 rupees. ठीक है, क्या कहा ए ने बी को लेटर लिखा 1st January को और उसने बोला कि मैं तुम्हें 50,000 रुपए की बाइक बेचना चाहता हूँ, क्या तुम खरीदना चाहते हो. और जो बी है उसने क्या किया, उसने भी सेम डे पर
लेटर लिखा ए को और बोला कि मैं तुमसे 50,000 रुपए की बाइक खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। दोनों ने क्या किया, दोनों ने एक ही साथ में लेटर पोस्ट किया, पर दोनों को ही अपने अपने ऑफर के बारे में पता नहीं है। हमने एक जनरल केस में हमने क्या पढ़ा था कि ए बी को लेटर भेज रहा है और बी उसको एक्सेप्ट कर रहा है जब उसको पता चल रहा है ए के इंटेंशन के बारे में कि वो बी को सेल करना चाहता है उसकी बाइक, ठीक है। यही तो हमने नॉर्मल जो सिनारियो होता है उसमें पढ़ा था, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट है। इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें ये डिफरेंट है कि ए और बी साथ साथ में ऑफर भेज रहे हैं एक ही टाइम पर, लेकिन दोनों को ही अपने इंटेंशन के बारे में एक दूसरे को नहीं पता है। ना ए को पता है कि मतलब ए जो इंटेंशन रखना चाहता है बी को, वो बी को नहीं पता है, और जो बी रखना चाहता है ए को, ए के सामने, वो ए को नहीं पता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से क्रॉस ऑफर होता है जब दोनों पार्टी ऑफर कर रही होती है और इसके बीच में क्या होता है, एक्सेप्टेंस नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही ऑफर कर रही होती है, इसकी वजह से एक्सेप्टेंस नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ क्रॉस ऑफर, नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज देयर इज अ नो एक्सेप्टेंस, ओनली टू ऑफर, दो ऑफर होती है और इसमें एक्सेप्टेंस नहीं होता है, ठीक है। तो इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, इन्विटेशन टू ऑफर होता है जिसमें इनवाइट किया जाता है अदर्स को कि आप आओ और हमें ऑफर दो। क्रॉस ऑफर में क्या होता है, क्रॉस ऑफर में होता है कि आइडेंटिकली ऑफर दी जाती है दोनों के द्वारा, ठीक है, सेम टाइम पर, बट विदाउट नोइंग अबाउट द अदर्स ऑफर। एक दूसरे को मतलब ऑफर के बारे में पता ही नहीं होता है और वो क्या करते हैं, ऑफर रखते हैं, तो वो होता है क्रॉस ऑफर, ठीक है। अब क्या है, अब है काउंटर ऑफर। अब काउंटर ऑफर क्या होता है, अब जो काउंटर ऑफर होता है ना, उसमें जो ऑफरी होता है ना, वो अपनी जो टर्म्स और कंडीशन है ना, वो चेंज कर देता है। अब ये क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल counter offer made when the offeree changed the terms of the original offer instant to accepting as it is। हमने पढ़ा था कि जब प्रॉमिसर होता है ना, वो क्या करता है, प्रॉमिसर अपनी विलिंगनेस, अपनी इंटेंशन बताता है प्रॉमिसी को कि मैं ये चीज़ सेल करना चाहता हूँ, और ठीक है, ऐसा होता है। और जब वो उसी तरह से, जैसे कि 50,000 रुपये उसने बोला कि मैं तुम्हें 50,000 रुपये में मेरी बाइक बेचना चाहता हूँ, और बी क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैं 50,000 रुपये में तुम्हारी बाइक लेने के लिए रेडी हूँ। दिस इज कॉल्ड एज अ ऑफर और एक्सेप्टेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे काउंटर ऑफर में जो ऑफरी होता है, जो प्रॉमिस सी होता है ना, वो क्या कर रहा है, टर्म्स में चेंजेस कर रहा है, ठीक है। जो रूल्स होते हैं, जो टर्म्स होते हैं, कंडीशंस रखी गई है ना अपना प्रॉमिसर के द्वारा, उसको चेंज कर रहा है। अब वो कैसे कर रहा है, जैसे कि इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी फॉर अ 3 लाख रुपीज। ए ने बी को क्या बोला कि मैं तुम्हें 3 लाख रुपए में अपनी कार को सेल करना चाहता हूँ, तुम्हें देना चाहता हूँ 3 लाख रुपए में, सिंपली, ओके। बी उसके रिप्लाई में क्या देता है, बी को नॉर्मल केस में बी को क्या बोलना चाहिए कि ठीक है मैं लेने के लिए रेडी हूँ 3 लाख रुपए में तुम्हारी कार। लेकिन यहाँ पे बी का जो रिप्लाई होता है ना, वो डिफरेंट है। कैसा डिफरेंट है कि आई विल बाई इट फॉर 2,50,000 रुपीज। तो उसने क्या बोला, मैं तुम्हारी जो कार है वो 2.5 लाख रुपए में लेने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो ये तो, और उसने सामने से ऑफर रख दी कि मैं तो लूंगा तो सही, लेकिन मैं तो इसके पैसे सिर्फ 2.5 लाख रुपए दूंगा, मैं तो तुम्हें 3 लाख रुपए देने से रहा। दिस काइंड ऑफ द हैपनिंग, आई एम जस्ट टीचिंग यू इन द सिंपल वे। तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या किया कि काउंटर ऑफर हो गया, इट इज नॉट एक्सेप्टेंस। उसने जिस तरह से ऑफर की विलिंगनेस थी उस तरह से उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने तो सामने से ही ऑफर रख दी। तो यहाँ पे ओरिजिनल ऑफर था वो कैंसिल हो गया, तो इसकी वजह से ये काउंटर ऑफर हो गया और ये ऑफर नहीं रहा, ठीक है। तो ये जो 3 इन्विटेशन टू ऑफर, क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर है ना, उसमें एग्जाम्स में कैसे आ सकता है कि एग्जाम्पल्स आ सकते हैं और आपको उसमें से चूज करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा ऑफर है, कौन सा इन्विटेशन टू ऑफर है, कौन सा क्रॉस ऑफर है और कौन सा काउंटर ऑफर है, ठीक है। तो ये जो है वो अब खत्म होता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन का क्लोज, सेक्शन 2 क्लोज डी, कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ये एक जनरल रूल है, ठीक है, जनरल। ऑल्दो इसका एक्सेप्शंस है जो हम सेक्शन नंबर 25 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझना है कि सेक्शन 2 क्लोज्ड कंसिडरेशन की बात कर रहा है और विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो कंसिडरेशन मीन्स समथिंग गिवन इन रिटर्न फॉर अ प्रॉमिस। जब प्रॉमिस किया जाता है ना, तो उसके रिटर्न में कुछ दिया जाता है, और वो रिटर्न में जो होता है वो प्राइस हो सकती है, ठीक है, समथिंग वैल्यू होती है, ठीक है। उसके रिलेटेड एक मैक्सिम्स है, उसको बोलते हैं क्विड प्रो क्यू, मीन्स समथिंग रिटर्न, कुछ रिटर्न में देना, फ्री में कुछ नहीं दे रहे हैं।
अगर हम देखें तो कोई अगर ए बी को सेल कर रहा है ना कार, तो बी को भी पैसे मिल रहे हैं, वो कोई फ्री में कार देने के लिए नहीं बैठा है, उसको पैसे चाहिए और मैं तुम्हें कार दूंगा, ठीक है, यही तो होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर और स्टूडेंट की मैं बात करूँ, तो टीचर अगर स्टूडेंट को पढ़ा रही है ना, तो स्टूडेंट को क्या मिल रहा है, पढ़ाई मिल रही है, कुछ उसको सीखने को मिल रहा है, उसको टीचिंग मिल रही है, और स्टूडेंट क्या देगा, उसकी फीस देगा टीचर को, तो ये कंसिडरेशन हो गया एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो कंसिडरेशन मतलब समथिंग वैल्यू, रिटर्न में कुछ देना। और इसकी जो लीगल डेफिनेशन है ना, वो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है, तो हम उसको ब्रेक कर करके पढ़ेंगे। तो अगर एक एक लाइन को ब्रेक करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन डज abstain from doing or promise it to do और abstain from doing something, it is called consideration. I think so आपको थोड़ा confusion लग रहा होगा इसमें, लेकिन हम इसको ब्रेक कर करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। when at the desire of the promiser मतलब promiser की इच्छा से आना चाहिए क्या, कंसिडरेशन मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोमिसी जो बोल रहा है उसके हिसाब से, नहीं, जब कंसिडरेशन की बात हो रही है तो प्रोमिसर जो कंसिडरेशन मतलब कोई वैल्यू होगी वो प्रोमिसर की इच्छा से आएगी, उसकी मर्जी से होगी, ठीक है। और अगर हम लोग इस पिक्चर को देखें तो सबसे पहले हम इसमें कंसिडरेशन का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि यहाँ पे क्या है ना, जो ये ए पर्सन जो है ये वो डील कर रहा है बी के साथ में कि वो यहाँ पे ए जो है वो सेल कर रही है कार, ठीक है। ये जो बी सॉरी जो ए है ये लड़की, वो इसको कार सेल की है और इसने कार ली है, ठीक है, और इसने क्या किया है, इसको पैसे दिए हैं इस कार के। तो ये क्या होता है, एक दूसरे को कंसिडरेशन मिला, इसने इसको कार दी और इसने क्या किया, इसने उस कार के बदले में अमाउंट पे की, ठीक है। तो ये बाई और सेलिंग का जो अग्रीमेंट है उसमें एक दूसरे को जो कंसिडरेशन मिला है उसी को हम सेक्शन 2 क्लोज डी में कंसिडरेशन कहते हैं, ठीक है। अब जो है वो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, सबसे पहले हम लोग वो पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन। बहुत कंफ्यूज करने वाला ये जो टर्म होता है कि क्या होता है ये प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और हमारे इंडिया में क्या फॉलो होता है, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉलो होता है हमारे इंडिया में, और क्या हमारे इंडिया में प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन फॉलो होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स only the parties to a contract can sue or be sue on it, ठीक है। a stranger or third person to the contract cannot enforce it। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बात करें या कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो जो पार्टीज होती है ना वही एक दूसरे पे शू कर सकती है, मतलब केस कर सकती है। शू करना इन द सेंस कि केस कर सकती है, जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के अगेंस्ट में ब्रीच करती है ना कॉन्ट्रैक्ट का, तब वो केस शू कर सकती है, मतलब कि कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकती है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, या हम कहें कि कॉन्ट्रैक्ट में यही होता है कि जो पार्टीज होती है ना वही शो करती है, इसी को बोलते हैं प्रीविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी का मतलब ये होता है कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर शो करे ना, उसको प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें थर्ड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट की जो भी टर्म और कंडीशंस होती है, ऐसा नहीं कह सकते कि थर्ड पर्सन आ रहा है और वो बोल रहा है कि तूने ब्रीच किया है तो तू उसको इन्फोर्स कर, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। बट इंग्लिश लॉ में भी ऐसा ही होता है, प्रीविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश लॉ में भी फॉलो होता है। हम क्यों पढ़ रहे हैं इंग्लिश लॉ, ताकि हम लोग अच्छे से समझ सके इंडियन लॉ को, ठीक है। तो जो पार्टीज होती है ना कॉन्ट्रैक्ट की, हैव राइट्स एंड लाइबिलिटीज और थर्ड पर्सन कैन नॉट शो, ठीक है। यही हमने देखा, यही सेम इंडिया में होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन, अब प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन मतलब क्या होता है। प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन मतलब होता है, इंग्लिश लॉ में अलग रूल है और हमारे इंडिया में अलग है। इंग्लिश लॉ में क्या होता है, जो कंसिडरेशन मैंने आपको समझाया है ना कि कोई वैल्यू जो रिटर्न में देते हैं, वो इंग्लिश लॉ के हिसाब से तो हमेशा प्रोमिसी के थ्रू आनी चाहिए, कोई और पेमेंट नहीं कर सकता, कोई और जो रिटर्न है वो नहीं दे सकता। हमेशा प्रोमिसर को कौन रिटर्न देगा, कौन उसके अमाउंट पे करेगा, प्रोमिस ही करेगा, ये इंग्लिश लॉ बोलता है। और ये आता है प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन। लेकिन प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन हमारे इंडिया में फॉलो नहीं होता। सेक्शन 2 क्लोज डी के हिसाब से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, जो कंसिडरेशन होता है
वो मूव हो सकता है फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कोई भी व्यक्ति कंसिडरेशन दे सकता है, ठीक है। शो करने की बात अलग है, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात अलग है और कंसिडरेशन की बात अलग है। पैसे, वैल्यू, रिटर्न कोई भी दे सकता है, चाहे प्रोमिसी दे या कोई और पर्सन दे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जो फीस पे होती है, जैसे कि एक स्कूल है, स्कूल में बी नाम का एक व्यक्ति है जो पढ़ता है, जो बच्चा है वो पढ़ता है, और कंसिडरेशन कौन पे कर रहा है? कंसिडरेशन पे कर रहा है उसके पेरेंट्स, ठीक है। तो ये जो है कंसिडरेशन पे कर सकते हैं, दिस इज द प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन कह सकते हैं, ठीक है। अब एक केस है चिन्नैया वर्सेस रमैया का, इस केस के थ्रू हमें प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे क्या होता है, जो मदर होती है ना, वो कुछ सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसकी, और वो एक गिफ्ट डीड बनाती है, ठीक है, और उसकी जो डॉटर होती है ना, उसको गिफ्ट डीड देती है, ट्रांसफर करती है प्रॉपर्टी का, ठीक है। वापस मैं बताती हूँ कि जो मदर होती है उसके पास में मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, और वो मूवेबल प्रॉपर्टी वो अपनी डॉटर को देती है, ट्रांसफर करती है मूवेबल प्रॉपर्टी, और वो क्या कहती है अपनी डॉटर से कि जो उसकी सिस्टर है रमैया, किसकी? मदर की सिस्टर रमैया, उसको जो एनुअल अलाउंसेस मतलब एन्यूटी पे करनी होगी उस इनमूवेबल प्रॉपर्टी के बिहाफ में, उसको रमैया नाम की जो उसकी सिस्टर है, मदर की सिस्टर, उसको एन्यूटी क्या होती है? एन्यूटी एक फिक्स अमाउंट होती है जो एक स्पेसिफिक इंटरवल टाइम में पे करनी होती है, जो मंथली भी हो सकती है और ईयरली भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या करना है, उस डॉटर को पे करना होगा, किसको? उसकी सिस्टर रमैया को। ये मदर ने बोला कि मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ मूवेबल प्रॉपर्टी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन मूवेबल प्रॉपर्टी देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम्हें क्या करना है, रमैया को पैसे देने हैं इंटरवल टाइम में, स्पेसिफिकली ईयरली और मंथली, ऐसा कुछ फिक्स हुआ था उनके बीच में, ठीक है। यहाँ पे जो डॉटर है उसने क्या किया, उसने कुछ टाइम तक तो दिया, पैसे दिए कुछ टाइम तक तो, लेकिन उसके बाद में उसने देने बंद कर दिया। उसने ये बोला कि मैं क्यों दूँ, उसने रमैया ने मुझे क्या दिया है जो मैं रमैया को पैसे दूँ, ठीक है। मेरी जो मासी है मुझे उसने कुछ नहीं दिया, तो मैं क्यों उसको पैसे दूँ, मैं तो नहीं दूंगी। स्टॉप कर दिया पैसे देना। अब रमैया ने केस किया, ठीक है। रमैया ने क्या किया, केस किया कि, और बोला कि जो डॉटर है वो पैसे नहीं दे रही है, तो यहाँ पे चिन्नैया जो है उसने पैसे देना बंद कर दिया। तो अब ये केस गया, और उसके बाद में इस केस में क्या हुआ कि कैन रमैया शू चिन्नैया इवन दो ही हिमसेल्फ डिड नॉट गिव द कंसिडरेशन, क्या रमैया के पास इतना अधिकार है कि वो चिन्नैया को पास से पैसे ले सकती है और केस कर सकती है? यहाँ तक कि कंसिडरेशंस रमैया के थ्रू आया ही नहीं था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो क्वेश्चन था उसमें इस केस में ये हुआ था कि हाँ, रमैया यहाँ पे शो कर सकती है, क्योंकि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। हमने देखा सेक्शन नंबर 2 क्लोज डी बताता है कि जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन मतलब किसी के भी थ्रू आ सकता है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन के थ्रू अगर रमैया भी शो कर सकती है, क्योंकि कंसिडरेशन किसने पे किया था? मदर ने पे किया था, और वही कंसिडरेशन के जो मदर ने पे किया था उसके बिहाफ पर डॉटर को क्या करना था? एन्यूटी पे करनी थी, और नहीं की, इसीलिए रमैया ने केस किया है, और ये हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन।